मूल्यांकन तंत्र। हम बालक की वास्तविक प्रगति को कैसे समझ सकते हैं? इस प्रकार हमें ये बताता है कि मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है क्या है, महत्वपूर्ण है। मूल्यांकन द्वारा मापन आंकलन वह प्रक्रिया है जो निर्णय लेने, मार्गदर्शन करने, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सफल बनाने में सहायक होती है। मूल्यांकन प्रक्रिया के दो वर्ग हैं, एक है मापन, दूसरा है आंकलन। मापन क्या है? ये मात्रात्मक होती है, जैसे लकड़ी की लंबाई कितनी है, बोरी में आटा कितना है, तो इसको मापा जा सकता है। वह क्या कहलाता है? मापन। इसके चार पैमाने होते हैं। नामित, इस नामित में जानकारी आती है जिसमें संख्या आती है, किसी के नाम हो गए, किसी की पहचान हो गई, ये सारी चीज़ नामित के अंदर आ जाती है। उदाहरण के आधार संख्या। क्रम क्या होता है? किसी भी स्थान का जो परिचय मिलता है वो क्या होते हैं? क्रम। जैसे कोई बच्चा प्रथम आ गया, द्वितीय आ गया, तृतीय आ गया, तो कक्षा में उसकी कौन सी रैंक है, तो वो क्रम डिसाइड होता है। अंतराल मापन। अंतराल मापन के अंदर क्या होता है? इस पैमाने में शून्य का प्रयोग होता है। जब किसी वस्तु की या घटना की को मापने के लिए शून्य से तुलना की जाती है तो क्या होता है? अंतराल मापन। ये ऋणात्मक, धनात्मक, पॉजिटिव, नेगेटिव, कुछ कुछ भी हो सकता है। उदाहरण के लिए हमारा जो तापमान है 7 सेल्सियस है या 10 सेल्सियस है, तो वो किस में आ जाएगा? अंतराल मापन में। अनुपात। अनुपात क्या होता है? इसके अंदर वे सभी जानकारी आ जाती है जो क्रम शून्य नहीं हो सकता। ये कभी भी शून्य नहीं हो सकता। जैसे दूरी, दूरी कभी भी शून्य, जीरो नहीं हो सकती है। आकलन। आकलन मापन का गुणात्मक स्वरूप है। जैसे ये मापन हमारा मात्रात्मक था, ये आकलन गुणात्मक है। इसमें बच्चे के जो व्यवहार है को अंकों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें सामाजिक विकास, संज्ञात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, शारीरिक विकास, सभी विकास के अंदर आ जाते हैं और इसको हम अंक में प्रदर्शित नहीं कर सकते, क्योंकि संभव ही नहीं है। यह निरीक्षण द्वारा, दैनिक जीवन द्वारा जो भी अंतर्क्रिया होती है उसके द्वारा बच्चे का विकास जान सकते हैं और बच्चे का आंकलन कर सकते हैं। आंकलन के प्रकार। आंकलन को हम दो भागों में विभाजित किया गया है, रचनात्मक, योगात्मक। रचनात्मक क्या होता है? जब अधिगम की जो प्रक्रिया, जब अधिगम बच्चा सीखता है उससे पहले या उसके दौरान किया जाता है। इसमें क्या होता है? बच्चा किसी कार्य को सीख पा रहा है, नहीं सीख पा रहा। अगर कोई बच्चा किसी कार्य को सही सीख पा रहा है तो वो उसका रीज़न क्या है, उस रीज़न को देखा जाता है, उस रीज़न की कारण देखा जाता है और कारण को दूर किया जाता है। अगर कोई बच्चा किसी शिक्षण विधियों के द्वारा नहीं सीख पा रहा तो शिक्षण विधियाँ ही चेंज की जा सकती है। जैसे समय समय पर किस प्रकार का मार्गदर्शन की आवश्यकता है, अध्यापक क्या करता है, बालक क्यों समझ पा नहीं रहा, क्या रीज़न है, उसका शिक्षण विधि को संशोधन करता है, व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार उनको अनुदेशन देता है। रचनात्मक आकलन को अधिगम के लिए आकलन भी कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है, अधिगम के लिए आकलन किसको कहते हैं? रचनात्मक आकलन को कहते हैं। योगात्मक आंकलन अधिगम प्रक्रिया के उपरांत किया जाता है। जो अधिगम प्रक्रिया समाप्त हो जाती है तब इसका आंकलन किया जाता है कि बच्चे ने कितना सीखा, बच्चे ने कितने अंक प्राप्त किए, बच्चा ऑलराउंडर कैसा है। यह पता चलता है कि बालक ने अधिगम प्रक्रिया के अंत में कितना अधिगम अर्जित किया। अध्यापक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पहले कुछ उद्देश्य का निर्धारण करता है, उन्हीं उद्देश्य के आधार पर शिक्षण विधि और शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करता है। पहले जो क्या होता है, टीचर हमेशा एक उद्देश्य निर्धारित करता है, फिर वो यह देखता है कि क्या मैंने अपने उद्देश्य को प्राप्त किया, क्या जो जो मेरी शिक्षण विधि या शिक्षण सामग्री यूज़ की क्या वो यूज़फुल थी। इसलिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बाद में यह जानना चाहता है कि क्या उससे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हुई। इसलिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के उपरांत में विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछता है। इससे योगात्मक आंकलन या अधिगम का आंकलन भी कहते हैं। अधिगम का आंकलन किसे कहते हैं? योगात्मक आंकलन को। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का मूल्यांकन करता है। बालक का व्यक्तित्व केवल परीक्षा से ही प्रकट नहीं होता कि बच्चा कैसा है, बच्चे का व्यवहार किस प्रकार का है। सतत व्यापक मूल्यांकन में बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व का समस्त मूल्यांकन किया जाता है। अच्छे मूल्यांकन की विशेषता क्या है? एक मूल्यांकन तभी अच्छा माना जाएगा जो उसमें वैधता हो, विश्वसनीयता हो, वस्तुनिष्ठता हो। वैधता क्या मतलब है? परीक्षा को जिस उद्देश्य के लिए बताया जाता है उसी उद्देश्य के वो सफलतापूर्वक प्राप्त कर लेता है उस उद्देश्य को, तो उसमें वैधता है। अगर हम मान के चलो हमने उद्देश्य निर्धारित किए पर उसके उद्देश्य की प्राप्ति तो हो ही नहीं रही, कुछ कोई और उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है, तो वो वैध नहीं माना जाएगा। जो पढ़ाया गया हो परीक्षा में वही पूछा जाए तो ये वैधता है। विश्वसनीयता, जब परीक्षा का परिणाम विभिन्न छात्रों के लिए समान रूप से प्राप्त हो, एक प्रश्न का उत्तर एक ही हो, प्रश्न में जटिलता ना हो, भिन्न भिन्न छात्रों के भिन्न भिन्न उत्तर ना लिखे हो, इसमें विश्वसनीयता कहते हैं। वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता से अभिप्राय इस बात से है कि बच्चों को परीक्षा का वही परिणाम मिले जैसे उसने प्रदर्शन किया है। जैसे बच्चे ने प्रदर्शन किया अच्छा तो उसको अच्छा ही परिणाम मिले। अगर किसी बच्चे ने थोड़े कम अच्छा प्रदर्शन किया तो उसको थोड़े कम मार्क्स मिले। ऐसा नहीं है कि सब बच्चों को सेम मार्क्स मिले, तो उसमें वस्तुनिष्ठता नहीं होगी।